हेलो दोस्तों, तो आज हम आपके पास लेकर आ चुके हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, जो कि हमारा चैप्टर चल रहा है एनसीईआरटी डीप लाइन सीरीज का। इस चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो आज हम आपके पास ह्यूमन रिप्रोडक्शन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस को लेकर आ चुके हैं, और ये क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है आपको करना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ इस क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू आपके पास क्लैरिटी आती कि जो कंसेप्ट आप पढ़ते हैं उस कंसेप्ट के ऊपर कितनी ज़्यादा आपकी पकड़ हो चुकी है, वो आप क्वेश्चन पढ़कर उसके अंदर लैंग्वेज को समझकर आप करते हैं। और ये नीट 2027 के लेटेस्ट मॉड्यूल के क्वेश्चन है। मैं इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लूँगा, लेकिन बहुत ही अच्छी इंस्टीट्यूट है, इंडिया की टॉप इंस्टीट्यूट में से एक इंस्टीट्यूट है, उसका मैंने मॉड्यूल लिया है यहाँ पर। और ये मॉड्यूल इसलिए एडवांस लेवल का बनाया जाता है ताकि आपकी प्रैक्टिस को बूस्ट किया जाए। तो इसलिए मैंने इसको लिया है ताकि आप भी इसको बूस्ट लेवल पर समझें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर आपको ये समझना है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है हम जिस चैप्टर की कर रहे हैं उसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। क्या नाम है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अब चैप्टर का नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तो हम इसके चैप्टर की शुरुआत करते हैं और इस चैप्टर के अंदर घुसते हैं। तो सबसे पहला सवाल यहाँ पर ये आ रहा है, आपने क्या करना है जब भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें तो सबसे अच्छा है कि आप टाइमर लगा लें इस तरीके से, ठीक है। अगर आप साथ में वीडियो को कर रहे हैं तभी भी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की ज़रूरत बहुत है। और आपके पास एडवांटेजेस है कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते वक्त दो बातों का ख्याल रखें। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि आप जो है जब भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उस वक्त दो बातों का ख्याल रखेंगे। एक तो OMR हमारे पास इस साल CBT में नहीं है, तो आप ट्राई करिएगा कि जो भी आप टिक कर रहे हो तो एक तो उस टाइप में आप उसको सॉल्व कीजिए, या अगर आप फॉर्मेट में सॉल्व करना चाहते हो तो दैट इज़ कॉल्ड फटाफट सॉल्व करने की ट्राई कीजिएगा, खट जैसे कि आप पेपर पे कर रहे हो तो सेकंड का ये, थर्ड का ये। तो OMR वाला सिस्टम अब नहीं है, ठीक है ना। CBT मोड हमारे को मिला है। तो अब इसके ऊपर मैं आपको लेकर चलता हूँ। तो सबसे पहला सवाल ये हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इट नॉज अ करेक्ट, ये करेक्ट नहीं है अबाउट द टेस्टिस। देखो हमने टेस्टिस के बारे में एनसीईआरटी के अंदर पढ़ा था कि टेस्टिस क्या चीज़ है। अगर आपने पढ़ा है तो एनसीईआरटी की लाइनें आपको पता भी होंगी क्या एनसीईआरटी ने इसके अंदर डिस्क्राइब किया था। एनसीईआरटी ने बहुत सारी बातें डिस्क्राइब की, तो उसमें से एक बात ये भी थी कि जो भी चैप्टर हम पढ़ रहे हैं इसके अंदर ये बात का हम ख्याल रखें कि द स्टेटमेंट इट इज़ नॉट, यानी बोलने का मतलब ये है कि ये वाली स्टेटमेंट में कौन सा ऐसा पॉइंट है जो कि टेस्टिस के अकॉर्डिंग गलत है। टेस्टिस के अकॉर्डिंग क्या है? गलत है। तो हम इसके अंदर क्या बोलेंगे कि स्टेटमेंट पढ़ेंगे सबसे पहले, स्टेटमेंट इज नॉट अ करेक्ट अबाउट द टेस्टिस, टेस्टिस के बारे में सही नहीं। क्या मेरे पास टेस्टिस में 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं? यहाँ पर 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल बोला है इसने, और इस टेस्टिस के अंदर पूछा है, तो बिल्कुल सही है। इट इज़ अ स्टेटमेंट बिल्कुल सही, ये गलत नहीं हुआ स्टेटमेंट। ईच बोला है यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर बच्चों कन्फ्यूज होंगे, ईच है, बिल्कुल ईच है। एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि स्पर्मेटोगोनिया आर द इमैच्योर मेल जर्म सेल ऑफ टेस्टिस, कि इमैच्योर सेल होते हैं। यस, स्पर्मेटोगोनिया इज अ इमैच्योर। अगर हम देखेंगे तो इमैच्योर कैसे? मेल जर्म सेल ऑफ टेस्टिस आर, यानी कि ये जो स्पर्मेटोगोनिया है, जो मेल के अंदर दो चीज़ें बनती है। एक हमने पढ़ा था ना कि एक जर्म सेल बनता है और एक सर्टोली सेल बनता है। तो जो मेल जर्म सेल बनता है उसके अंदर जो स्पर्मेटोगोनिया है आर इमैच्योर मेल जर्म सेल ऑफ दिस टेस्टिस। वो एक तरीके से मेल जर्म सेल का क्या है? इमैच्योर मेल जर्म सेल है। कौन? स्पर्मेटोगोनिया। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट ये है द विड्थ ऑफ टेस्टिस इज 4 to 5। नहीं, ये गलत है। मैंने आपको बोला भी था कि विड्थ ऑफ टेस्टिस 4 to 5 नहीं होगी, 4 to 5 तो इसकी लेंथ है। 4 to 5 क्या है? इसकी लेंथ है, विड्थ नहीं है। यहाँ पर विड्थ बोला गया है। विड्थ जो है इसकी 2 to 3 है। आप बोलेंगे मैं एक ऐसे आपको लर्न कराया था, तो मैंने कहा था कि इसके अंदर आप इसका हाफ कर लो, 4 का 2 कर लो और 2 का क्या होगा? मैंने कहा कि 2 का 2.5 होगा। आप इसको 3 अज्यूम कर लो, तो 2 से 3 इसकी विड्थ होंगी, जो कि एनसीईआरटी में साफ लिखा गया है। पर यहाँ पर इसने गलत दिया, तो एनसीईआरटी का जो आंसर होगा यहाँ पर, मतलब ये जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो क्या होगा? क्वेश्चन का आंसर जो होगा इसका 3 होगा। यहाँ पर आपको पहले ये पकड़ना है कि नो करेक्ट पूछा है अबाउट द टेस्टिस, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं, तो आप इसको टिक करिए। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन के अंदर
अगर हम देखेंगे कि यहाँ पर भी हमको पूछा गया कि फाइंड आउट करना है, हमारे को क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट करना है कि इस क्वेश्चन के अंदर, फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन के अंदर कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो रिप्रेजेंट कर रही है इनकरेक्ट मैच को, यानी कौन सी चीज़ इनकरेक्ट मैच को रिप्रेजेंट कर रही है। सबसे पहली चीज़, क्या सर्टोली सेल न्यूट्रिशन टू जर्म सेल होता है? बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती है ही नहीं कि सर्टोली सेल ही एक सेल है जो नरिशमेंट का काम करता है, न्यूट्रिशन का काम करता है, किसको? जर्म सेल को देने के लिए, ठीक है ना। अब एनसीईआरटी का अगला पैरा कहता है, सॉरी क्वेश्चन का अगला कहता है कि मेल जर्म सेल बाय मेयोटिक डिवीजन फॉर्म स्पर्म। यस, हमने पढ़ा था कि इसके अंदर 2 मेयोटिक डिवीजन होता है। पहले में क्या होता था कि 2n से हमारे पास क्या बनते थे, मेयोटिक में पहले 2n से n बनता था, ठीक है ना, और वो n कितने बनते थे? 2। फिर उसके बाद क्या बनते थे? 4 बन जाते थे इस तरीके से। तो हमने इस तरीके से इसको देखा है। तो यहाँ पर एनसीईआरटी की बात हम क्लियर करेंगे कि विच फाइंड आउट द ऑप्शन विच इज रिप्रेजेंट द इनकरेक्ट मैच। इनकरेक्ट मैच क्या हो सकता है ये हमको बताना है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा मेयोटिक डिवीजन होता है मेल जर्म सेल में, ये भी सही है। इंटरस्टेशियल सेल सिक्रीट करते हैं एंड्रोजन, बिल्कुल सही। अगर हम एनसीईआरटी का पैरा पढ़ेंगे दूसरे पेज वाला, पहले पेज पे तो इंट्रोडक्शन है, दूसरे पेज पे आप देखेंगे तो वहां पर लिखा गया कि इंटरस्टेशियल सेल सिक्रीट करते हैं एंड्रोजन। अब बोलेंगे इंटरस्टेशियल सेल में क्या आता है, तो लीडिंग सेल भी आता है इसके अंदर। क्या आता है इसके अंदर? लीडिंग सेल भी आता है। और लीडिंग सेल क्या रिलीज करता है? एंड्रोजन रिलीज करता है मेल के अंदर। किसके अंदर? मेल के अंदर एंड्रोजन रिलीज करता है। ये बात क्लियर है? यस। अब अगले पोर्शन के ऊपर हम बढ़ते हैं। क्या है अगला पोर्शन? कि इम्यूनोलॉजिकल कंपार्टमेंट सेल रिप्रेजेंट द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये गलत है। इम्यूनोलॉजिकल कंपार्टमेंट सेल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल रिप्रेजेंट नहीं करते। इम्यूनोलॉजिकल कंपार्टमेंट सेल किसको रिप्रेजेंट करते हैं? किसको रिप्रेजेंट करते हैं? दैट इज टू बी कॉल्ड, ये सर्टोली सेल को और ये मेल जर्म सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को जो है नहीं करते। तो इसका आंसर क्या रिप्रेजेंट करने का क्या बोला गया है? इनकरेक्ट बोला गया है। तो ये इसका आंसर चौथा चले जाएगा। क्या चल जाएगा? चौथा चला जाएगा। तो इसका आंसर आपने 4 कर देना है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में इसमें साफ बोल रहा है कि हाउ मेनी स्ट्रक्चर्स आर इंट्रा, इंटर नहीं इंट्रा, इंट्रा का मतलब क्या होता है? अंदर की तरफ। इंट्रा, इंट्रा सेल्यूलर क्या है इसमें स्ट्रक्चर्स? तो यहाँ पर 2 स्ट्रक्चर इंट्रा है जो कि हमारे पास पाए जाते हैं टेस्टिस के अंदर। एक तो रेटिडेस्टिस, वासा इफ्रेंसिया, एपिडिडाइमस। ये इस तरीके से हमारे पास वो होता है, हमारे पास क्या होता है? दैट इज कॉल्ड, क्या होता है? इट इज अ टेस्टिस। इसके ऊपर इस तरीके से एक बल्जी पोर्शन होता है, अगर आपने देखा है तो ये बल्जी पोर्शन कहाँ हो गया? बाहर हो गया, ठीक है। वास डिफरेंस भी बाहर होता है, एपिडिडाइम वास डिफरेंस। और इजैकुलेटरी डक्ट भी कहाँ होता है? बाहर ही होता है। तो अगर हम इसको कंडक्ट करेंगे तो इसका आंसर क्या जाएगा? फर्स्ट जाएगा ये 1 और ये 2, ये दोनों जो है हमारे पास अंदर के अंदर पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर आ जाए। क्लियर है? यस। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको हम देखते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स रिलीज एंड लुब्रिकेट द टाइम ऑफ क्वाइटस। यानी कि एट द टाइम ऑफ क्वाइटस होता है तो लुब्रिकेशन का काम क्या करता है? तो अगर आप इसका फंक्शन पढ़ चुके हैं तो इसका फंक्शन है कि लुब्रिकेशन में हमारे पास बल्बी यूरेथ्रा आता है, तो इसमें आपको सोचने की भी जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। इन ह्यूमन फीमेल्स ओवेरी आज अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बिकॉज, हमारे पास ह्यूमन के अंदर, जो कि एनसीईआरटी कह रही है यहाँ पर कि ह्यूमन के अंदर कौन सा ऐसा फीमेल रिप्रोडक्टिव है जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को बताता है, या ओवेरी जो है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को बताती है। तो क्यों बताती है? इसके पीछे रीजन है। इसके पीछे रीजन ये कि फीमेल गैमेट को प्रोड्यूस करता है ओवेरी, और फीमेल गैमेट को कौन सा प्रोड्यूस करेगा? ओवेरी। कहाँ से निकलेगा? ओवेरी से ओवेरीज निकलेंगी, ठीक है ना। तो ओवेरीज ओवेरी से निकलेंगी। तो ये वाला आंसर हो जाएगा कि फीमेल गैमेट को प्रोड्यूस करता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। दूसरा है फीमेल सेक्स हार्मोन। फीमेल में 2 हार्मोन निकलते हैं, एक प्रोजेस्टेरॉन और दूसरा एस्ट्रोजन। तो इसको भी ये बताता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है। अब उसके बाद हम आते हैं अगले पोर्शन पर। फाइंड आउट द इनकरेक्ट मैच। अब यहाँ पर इनकरेक्ट मैच आपको बताना है। इनकरेक्ट मैच आपको बताना है। क्या बताना है? इनकरेक्ट मैच बताना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? देखना है कि कौन सा इनकरेक्ट मैच हो सकता है। क्या सर्विक्स और वजाइना से बर्थ कैनाल बनता है? तो हाँ बिल्कुल बनता है, इस पर डाल। अगर मैं बात करूँ कि इंडोमेट्रियम नॉन ग्लैंडुलर होता है तो बिल्कुल गलत बात है। ये तो बिल्कुल क्या है? गलत बात है। क्या यूट्रस इन्वर्टेड पेयर शेप का होता है? बिल्कुल हाँ, इन्वर्टेड पेयर शेप का ही होता है। तो ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही है, ठीक है। ये इंडोमेट्रियम नॉन ग्लैंडुलर होता है? नहीं, ये तो ग्लैंडुलर होता है। क्या होता है?
ग्लैंडुलर लेयर होती है एंडोमेट्रियम। तो ये आंसर ही इसका गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन के अंदर बढ़ने से पहले क्वेश्चन नंबर 7 को आप पहले गौर से पढ़ेंगे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। वो क्या है कि वो ये है कि आप अगर गौर से देखेंगे तो सवाल आपके समझ में आएगा। सवाल ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट अ पार्ट ऑफ फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटा। मैंने फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटा पढ़ाया था सबसे पहले, मोन्स पिपिस, लेबिया माइजोरा, लेबिया माइनोरिया, सिल्टोरियस और हाइमन, है क्या। इसके अंदर आप देखेंगे तो सर्विकल कैनाल जो है नहीं थी, तो यही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4। ये भी है, ये भी है, ये भी है, ठीक है ना। तो ये इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। विच हार्मोन रेगुलेट द स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ऑल्सो बाइंड टू रिसेप्टर ऑफ लीडिंग सेल। कौन सा ऐसा हार्मोन है जो कि इससे रिलीज करता है स्पर्मेटोजेनेसिस को, लीडिंग सेल को भी। तो अगर हम गौर से देखेंगे तो प्रोजेस्टेरॉन तो नहीं करता हूँ, दूसरा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये भी नहीं करता है, तीसरा भी नहीं हो। अब इसके अंदर क्या है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और टेस्टोस्टेरॉन। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टेस्टोस्टेरॉन ये लीडिंग सेल के साथ नहीं होता, स्पर्मेटोजेनेसिस के साथ नहीं होता, ये एक अलग हार्मोन है जो कि सिर्फ एलएच के साथ होता है। एलएच के साथ टेस्टोस्टेरॉन जुड़ता है। टेस्टोस्टेरॉन स्पर्मेटोजेनेसिस और लीडिंग सेल नहीं कराता, बल्कि ये एलएच कराता है, एलएच के साथ जुड़ेगा। और एलएच के साथ अगर कोई जुड़ेगा तो टेस्टोस्टेरॉन और एंड्रोजन जुड़ेगा। इसको ऑप्शन नंबर 1 आंसर है। ऑप्शन नंबर 1 आप इसको टिक कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आगे ऑप्शन नंबर 1। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्या है? क्वेश्चन नंबर 9। सवाल में क्या बोला गया है? सवाल में बोला गया है कि आपको मैच कराना है और इसका आंसर बड़ा आसानी तरीके से आप फाइंड आउट भी कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले आपको क्या देखना है कि इसका फंक्शन किसके साथ मैच हो रहा है। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो ये फॉलिकल का डेवलपमेंट कराता है, फॉलिकल हार्मोन है। ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है, तो डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस ल्यूटम कराएंगा ये। तो ए का क्या आ जाएगा मेरे पास? टी। ए का टी कर दूंगा पहले, और बी का क्या कर दूंगा मैं? एस, क्योंकि एलएच क्या कराता है? डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है और एस्ट्रोजन क्या करता है। अगर मैं बात करूं तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन में है कि प्रोजेस्टेरॉन इसको क्या करता है? सिक्रेटरी करता है एंडोमेट्रियम, और एस्ट्रोजन क्या करता है? ये फीमेल का सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। तो डी का क्या आ जाएगा? क्यू। डी का क्या आ जाएगा? क्यू। इसका आ जाएगा क्यू और इसका आ जाएगा पी। तो अगर आपको दिख रहा है तो टी एस पी क्यू, टी एस पी क्यू, टी एस पी क्यू क्या आ जाएगा इसका? टी एस पी क्यू। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? टी एस पी क्यू, टी एस पी क्यू। अब ऑप्शन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसमें देख रहे हो टी एस पी क्यू एक ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसको ऑप्शन नंबर 1 हमको टिक कर देना है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अगर आप गौर से देखेंगे तो आपका मैं ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ, देखो 13 और ये क्वेश्चन एक्सप्लेन हो रहा है। अगर आप फास्ट सॉल्व करेंगे तो आपका पूरा बायो भी, अगर आप मेन पेपर में बैठेंगे ना, तो 45 से 50 मिनट में हो जाना चाहिए। और ये कितना भी टफ हो, कितना भी लैंग्वेज हो, स्पीड आपको इतनी बढ़ानी पड़ेंगी, रीडिंग की आदत डालनी पड़ेगी। वो क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू ही होता है, वो डायरेक्टली नहीं होता। अब क्वेश्चन नंबर 10 जो है ना, इसका सवाल आपको समझना है। सबसे पहले ये पूछ क्या रहा है? ये इनकरेक्ट पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप क्या करो, पेपर में भी आप सॉल्व करेंगे तो आप सीबीटी मोड है, तो सीबीटी मोड को हम कैसे सॉल्व करेंगे? सीबीटी मोड में आपको क्या करना है? सीबीटी मोड में ऑप्शन को है ना, वहाँ पर ऐसा नहीं कि वहाँ पर हम ये पहला है तो दूसरा है तो ये तीसरा है चौथा है, मेरे को ये लग रहा है वो लग रहा है, नहीं। उसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन ही क्लिक हो जाता है। तो आपके पास वहाँ पर अलर्टनेस का रेशो ज़्यादा होना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ वही आंसर हुआ, OMR के जैसा नहीं, क्वेश्चन पेपर नहीं है वहाँ पर आपके पास, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको पहले से प्रैक्टिस कर जाना कि इनकरेक्ट पढ़ने की आदत रखना है, ठीक है। तो आप विच इज ऑफ द फॉलोइंग इज अ इनकरेक्ट मैच, ठीक है। सबसे पहले क्या डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम सेक्रेटरी फेज के अंदर होता है, यस और नो में जवाब देना है। क्या डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम सेक्रेटरी फेज? यस। लास्ट फेज में कॉर्पस ल्यूटियम डेवलप होता है, और अगर वो डेवलप होता है तो वो अगर उसको LH का लेवल कम हो जाता है तो वो डेवलप नहीं होता, वो कॉर्पस एल्बेकेंस बन जाता है। आगे आप पढ़ रहे होंगे इसको, लेकिन ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए। कॉर्पस ल्यूटियम सेक्रेटरी फेज के अंदर बनता है, बिल्कुल बनता है, बिल्कुल सही है। कि मेस्ट्रोल फ्लो ब्रेकडाउन होता है मायोमेट्रियम से, नहीं ये गलत है। तो
अब वो इनकरेक्ट होना था तो ऑप्शन नंबर 2 आप मान के चलो ये है। अब तीसरा और चौथा पढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन आप पढ़ सकते हैं कि LH और FSH पीट लेवल पे होते हैं, ओव्यूलेशन पे बिल्कुल सही। ओव्यूलेशन किस दिन होता है? 14वें डे पर होता है। और इसके अंदर अगर हम देखेंगे LH का और FSH का, इसके अंदर दो चीज़ें होती है कि LH और FSH पीक लेवल पर जाते हैं ओव्यूलेशन के अंदर। 13 डे पर क्या होता है हमारे पास? FSH और LH के अलावा जो एस्ट्रोजन होता है उसका लेवल जाता है 13वें डे पर, और 14वें डे पर एस्ट्रोजन का, और 14वें डे पर ओव्यूलेशन में LH और FSH का जाता है। तो ये तो सही है। प्रोबेबिलिटी फेज को मैच्योरेशन ऑफ फॉलिकुलर फोर बोलते, बिल्कुल सही है। तो तीसरा, चौथा और पहला सही है, ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा, जो कि गलत है। यहाँ पर इनकरेक्ट ही बोला था, ठीक है ना। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा। अगला क्वेश्चन बड़ा आसान है। इसमें पूछा गया है कि एक्रोसोमल एंजाइम जो डिजोल्व करता है जोना पेलिसिडा ऑफ ओवम को। देखो हम ओवम पढ़ेंगे ना, अभी तो ये क्वेश्चन हमारा अब जब एनसीईआरटी अगर हम देखेंगे तो एनसीईआरटी का भी हम थोड़ा सा पोर्शन बचा हुआ है, उसके बाद भी अगर आप इसको वीडियो को देखेंगे तो तभी भी आपको वीडियो समझ में आ जाएंगे कि इसके अंदर क्या बोल रहा है कि जोना पेलिसिडा एक लेयर होता है ओवम के अराउंड, ठीक है ना। और इसको डिजोल्व करने के लिए स्पर्म के अंदर एक एंजाइम होता है जिसको एक्रोसोमल एंजाइम बोलते हैं, जिसके अंदर एक्रोसिन प्रेजेंट होता है। बस यहाँ पर ये पूछ रहा है कि कौन सा एंजाइम होता है। कोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम नहीं होता इसके अंदर, ये आप बोल मत जाना। यहाँ आपको कंफ्यूज करेगा इन तीनों में। ये तो एक नया नाम दे दिया ना इसने, लेकिन यहाँ कंफ्यूज करेगा तो एक्रोसिन होता है, बस इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक्रोसिन ही होता है जो कि आपको देखने के लिए मिलता है। क्या होता है? एक्रोसिन। ऑप्शन नंबर 2 आप आंसर लगाएंगे, आगे बढ़े, ठीक है ना। अब अगले पोर्शन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्या है क्वेश्चन नंबर 12? प्लेसेंटा एक्ट एज अ एंडोक्राइन स्ट्रक्चर एंड प्रोड्यूस द सेवरल हार्मोन लाइक। अब इसमें प्लेसेंटा में SC और HPCL, ये आपको प्लेसेंटेशन से सवाल मिला है। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप ड्रॉपर है तो फिर तो आपको तकरीबन चीज़ें याद ही होंगी। ये सेवरल हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं प्लेसेंटा से। तो हम SC और HPC तो पढ़ते हैं, ये तो रिलीज होते ही, रिलीज होते ही कि नहीं होते? बिल्कुल होते। यानी कि बोलने का मेरा मतलब ये है कि तकरीबन इन दोनों का तो सवाल ही नहीं आता। अब क्या मेरे पास LH रिलीज होता है तो यहाँ से आप E को कैंसिल कर दो। अब E जिस ऑप्शन में, वो ऑप्शन भी कैंसिल कर दो, खत्म हो गया। क्या ये A B आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है इसमें भी। क्या इसमें B आ रहा है सिर्फ, तो A नहीं आ रहा, तो ये तो कैंसिल हो गया। ऑप्शन एलिमिनेट करने का मतलब A इसमें भी आ रहा है, B इसमें भी आ रहा है, A इसमें भी आ रहा है, B इसमें भी आ रहा है। क्या C आता है इसमें? एस्ट्रोजन, बिल्कुल। क्या प्रोजेस्टेरॉन ये भी आता है? बिल्कुल। तो C एंड D भी आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 चले जाएंगे इसका आंसर। क्यों मैंने कहा कि ऑप्शन नंबर 4 है? तो क्योंकि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन भी एनसीईआरटी के अंदर दिया गया है, तो ये चारों रिलीज होते हैं, LH रिलीज नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका डिक्लेयर हो जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 4। सॉरी, ये वाला ऑप्शन डिलीट हो जाएगा और ऑप्शन नंबर 4 यानी कि ये आंसर आपका दिख रहा है। अगले क्वेश्चन के ऊपर हम बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ये है 13। क्वेश्चन नंबर 13 शायद होना है, मेरा बाकी है शायद। तो क्वेश्चन नंबर 13 ये कह रहा है आपको कि हार्मोन जो डेवलप होते हैं, इससे पहले का क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिया हूँ ऑप्शन, तो उसका ऑप्शन नंबर 4 था। अगर आपने नहीं किया है तो मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 ये तो हमने कर लिया था, एक्रोसिन। ये वाला भी देख लीजिए कि ह्यूमन HGC, HBCL और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन ये भी होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमने इसका आंसर लगा देना है और आगे बढ़ जाना है। कितना? ऑप्शन नंबर 4, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 जब हम इसको लगा देंगे, ऑप्शन नंबर बढ़ा देंगे, अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ जाएंगे। 13वां क्वेश्चन ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेनली हेल्प इन पार्चुरेशन। तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन तो होंगे ही नहीं, सिरे से इसको कट कर देंगे। प्रोजेस्टेरॉन आते ही नहीं, LH भी नहीं होता। ऑक्सीटोसिन हो सकता है, थायराइड नहीं हो सकता। ऑक्सीटोसिन आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है ना। तो क्वेश्चन के पैटर्न को समझो। क्वेश्चन नंबर 14 ये है कि इम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर कितना % ब्लड एम्ब्रायोनिक का होता है, यानी कि फीटल ब्लड कितना होता है। तो अगर आप पढ़ते हैं तो एम्ब्रियोनिक कॉर्ड में सिर्फ और सिर्फ फीटल ही ब्लड पाया जाता है। किसका ब्लड पाया जाता है? फीटल का ब्लड। इसके अंदर मदर का कोई ब्लड नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर लेंगे हम और आगे बढ़ेंगे। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि पूछ ये रहा है कि सिक्रेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, जो कि फ्रक्टोज में, कैल्शियम में और सम एंजाइम में रीच होता है, जो कि सिक्रेशन के तौर पर रिलीज होता है। तो अगर हम पढ़ते हैं कि सेलिवरी ग्लैंड के अंदर फ्रुक्टोज, कैल्शियम ऐसी चीज़ कुछ नहीं पाई जाती, पेनक्रियाज में भी ऐसी कोई चीज़ पाई नहीं जाती, लिवर में कुछ एंजाइम होती है पेप्सिन और म्यूकस, लेकिन ये वो नहीं पाए जाते फ्रक्टोज और कैल्शियम। मेमोरी के मेल के अंदर देखेंगे तो मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स के अंदर, जिसके अंदर मेनली हमारे पास सेमिनल वासाइकल जो रीजन है, वहाँ से ये चीज़ें हमको देखने के लिए मिलती है, जो ये रिलीज कर रही होती है। और ये 4th ऑप्शन आपका यहाँ पर चले जाता है। अब आते हैं हम अगले पोर्शन पर। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास मौजूद है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व। तो क्वेश्चन की इसके ऊपर इन्वॉल्व है नहीं है, इसको इंडक्शन ऑफ पार्चुरेशन के अंदर कौन इस्तेमाल नहीं होता।
यानी कौन सा ऐसा प्रोसेस जो इंडक्शन और पार्चुलेशन में मदद नहीं करता? तो कोर्टिसोल तो करता है भाई, हमने पढ़ा है कि कोर्टिसोल का लेवल बढ़ता है। ऑक्सीटोसिन पार्चुलेशन में ही मदद करता है, तो ये तो आएंगे। एस्ट्रोजन भी मदद करता है, प्लेसेंटा से रिलीज होता है, ये भी सही है। प्रोलैक्टिन जो है ना, ये हमारे पास इसमें मदद नहीं करता। प्रोलैक्टिन हमारे पास लैक्टेशन में मदद कर रहा होता है, वहाँ पर ये आता है। तो ये वाला ऑप्शन ये है ना, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका जाएगा। अब अगले पोर्शन की तरफ हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट, मतलब विच इवेंट्स, जो कि नीचे आपको दिख रहा है कि विच इवेंट डज नॉट अकर इफ फर्टिलाइजेशन नॉट अकर इन मेंस्ट्रुअल साइकिल। मानो कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कौन सा इवेंट नहीं हुआ। मानो यहाँ क्या बोल रहा है कि विच इवेंट डज नॉट अकर इफ फर्टिलाइजेशन नॉट अकर इन मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल में अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कौन सा इवेंट नहीं हुआ। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि कौन सा इवेंट नहीं हुआ, तो प्रोजेस्टेरॉन डिक्रीज हो जाएगा आफ्टर 22 डेज। बिल्कुल सही है, तो ये तो होकर रहेगा अगर फर्टिलाइजेशन नहीं भी रहा तो। यहाँ बोलेगा कौन सा मेंस्ट्रुअल के अंदर नहीं हुआ अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो। कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट हो जाएगा, बिल्कुल सही, ये भी हो जाएगा। देखो फर्टिलाइजेशन के ना होने और होने से मेंस्ट्रुअल साइकिल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन कौन सा ऐसा इफेक्ट है जो कि पड़ता है। प्रोजेस्टेरॉन पे तो कोई इफेक्ट पड़ ही नहीं रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम पे कोई इसका फर्क पड़ता ही नहीं। तो इसका आंसर क्या हुआ, डीजेनरेशन एंड शील्डिंग ऑफ एंडोमेट्रियम, ये भी नहीं हुआ, ये भी सही है। डीजेनरेशन एंड शील्डिंग ऑफ एंडोमेट्रियम, यानी कि यहाँ पर आएगा कि डज नॉट अगर फर्टिलाइजेशन नॉट अकर इन मेंस्ट्रुअल साइकिल। यहाँ पर कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो कि नहीं हुआ। तो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो डीजेनरेशन ऑफ ओवेरी नहीं हुआ। फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो डीजेनरेशन ऑफ ओवेरी नहीं हुआ, उसके लिए फर्टिलाइजेशन का होना जरूरी है। तभी जब फर्टिलाइजेशन होगा तभी ओवेरी क्या हुआ, डीजेनरेट होगा, डीजेनरेशन होगा उसका। डीजेनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम भी चलता रहेगा अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तब भी। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है। अब आते हैं हम 18वें क्वेश्चन के ऊपर। 18वां क्वेश्चन ये कहता है कि द मेल एक्सेसरी डक्ट्स, द मेल एक्सेसरी डक्ट्स इंक्लूड, किसमें क्या इंक्लूड होता है आप बताइए। रेटिकुलम वासा डिफरेंशिया एपिडिडाइमिस वास डिफरेंस, हाँ ये गलत हो गया। अब इसके अंदर और बताइए क्या आएगा इसके अंदर, रेटिकुलम वासा डिफरेंशिया एपिडिडाइमिस वास डिफरेंस। एक्सेसरी डक्ट्स की बात हो रही है यहाँ पर। अब यहाँ पर ये है कि आपको बताना कि इंक्लूड क्या होता है। इंक्लूड यहाँ पर वास डिफरेंस है, रेटिकुलम वासा डिफरेंशिया एपिडिडाइमिस, ये सही है। देखो डक्ट्स पूछा है यहाँ पर, ग्लैंड्स नहीं पूछा है, ग्लैंड्स अलग चीज़ है, यहाँ डक्ट्स पूछ रहा है आपको। यहाँ पूछा क्या है ये देखो, यहाँ अगर डक्ट्स के अलावा ग्लैंड्स पूछता ना तो फिर आपको सेमिनल वेसाइकल वाला टिक करना होता, सेमिनल वेसाइकल इसमें आता, फिर ये बाकी ऑप्शन कैंसिल हो जाते। यहाँ पर आपको पूछा है डक्ट्स के बारे में, तो मैंने बताया था रेटिकुलम जैसे कि यहाँ पर दिया है, वासा इफ्रेंसिया ये भी यहाँ पर दिया है कि नहीं दिया है, बिल्कुल दिया है। देखो यहाँ पर वासा इफ्रेंसिया भी दिया है, यहाँ पर एपिडिडाइमिस दिया है और वास डिफरेंस दिया है, तो ये ऑप्शन नंबर 3 आया। लेकिन ये जो है हमको डक्ट्स के बारे में पूछा तब, अगर ग्लैंड्स पूछता तो आंसर कुछ और जाता, ठीक है ना। तो हम इसको ऑप्शन नंबर 3 मानकर चलेंगे, ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन के ऊपर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 ये कहता है हमसे, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि द फर्स्ट फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अगर आपने इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसमें से पता कर ली तो आपको आंसर का जवाब मिल जाएगा, क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है, नीचे दी गई में से बहुत सारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। HGC एल्बिसिन रिलैक्सिन प्रोड्यूस इन वुमेन ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, गलत है। यहाँ रिलैक्सिन नहीं रिलीज होता, गलत है। ऑक्सीटोसिन निकलता है लेकिन ये वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी निकलता है, नहीं, ये पार्चुरेशन निकलता है, ये पार्चुरेशन निकलता है, प्रेगनेंसी के टाइम पे नहीं निकलता है। ब्लास्टोसिस एम्बेडेड इन द एंडोमेट्रियम ऑफ यूटेरस, इट लीड्स टू प्रेगनेंसी, नो, गलत है। ब्लास्टोसिस्ट जो है यहाँ पर मेरे पास एम्बेडेड नहीं होता, ब्लास्टोसिस्ट तो बाद में बनता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एम्बेडेड होता है एंडोमेट्रियम ऑफ यूटेरस, एंडोमेट्रियम में नहीं जुड़ता है, ये यूटेरस में जुड़ता है आगे, तो एंडोमेट्रियम बोलना गलत है, तो ये भी गलत हो गया, मतलब दैट इज कॉल्ड, ये सही है, मैं गलत बोल दे रहा इसको, मैं गलत एक्सप्लेनेशन दीजिए इसका, सॉरी। ये हमारे पास रिलीज होता है, प्रेगनेंसी के टाइम पे रिलीज होता है, और इसको पार्चुरेशन के टाइम पे भी हम बोल सकते हैं कि इट इज ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ओवरऑल, इसका मतलब ये सही स्टेटमेंट, सॉरी।
ब्लास्टोसिस्ट ही एम्बेडेड होता है एंडोमेट्रियम के अंदर, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। मैंने गलती से ये पढ़ लिया था, तो मेरे को लग रहा था कि मैं उसमें भी देख रहा हूँ कि प्रेगनेंसी के टाइम पे मिलता है कि नहीं। देखो छोटी छोटी गलती हो सकती है आपसे भी, तो आपने लाइनों को पकड़ना है, समझना है। ब्लास्टोसिस्ट, द फर्स्ट साइन ऑफ गोवेरिंग द फीटस में बी नोटिस बाय लिसनिंग टू द साउंड ऑफ हर्ट, मतलब हर्ट के साउंड को देख के पता करता है, केयरफुली बाय द स्टेथोस्कोप। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सही है कि नहीं सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि पहला हार्ट का साउंड जो है इसके, उससे ही पता लगता है कि बच्चा ग्रो है कि नहीं। द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस एन अपीयरेंस ऑफ हेयर हेड अपीयरेंट ड्यूरिंग द 6 मंथ, क्या लिखा है यहाँ पर? 6 मंथ, गलत है यहाँ पर। ये 6 मंथ कहना गलत है, 6 मंथ में नहीं होता, बल्कि फर्स्ट मूवमेंट जो होती है 5th मंथ में होती है। कब होती है? 5वें महीने में पहली मंथ होती है। तो फर्स्ट मूवमेंट जो है फीटस की 6 मंथ में नहीं होती, बल्कि ये 5th मंथ में होती है, फर्स्ट मूवमेंट उसकी होती है। ठीक है ना? तो यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर 4 गलत हो जाएगा। और अगर आप गौर करेंगे ना, तो ये वाला क्वेश्चन आ चुका है, सेम एज इट इज़ क्वेश्चन 2027 में आपको देखने के लिए मिल सकता है, अलग अंदाज में। ऐसा 2026 के रीनीट में ऐसे ही सवाल आपको देखने के लिए मिला है। और हाँ, जल्दी मैं रीनीट का भी एक एनालिसिस पेपर आपको बना के बताऊँगा कि किस तरीके से रीनीट के अंदर सवाल आए थे बायोलॉजी के अंदर। ठीक है, अब अगले सवालों के ऊपर हम चलते हैं। कुछ ही सवाल बचे हमारे पास, उसको देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलो द फ्लो चार्ट्स ऑन द स्पर्मेटोजेनेसिस आइडेंटिफाई द करेक्ट लेबलिंग ABC। कहाँ पर क्या हुआ उसको आपने लेबल करना है, कहाँ पर क्या हुआ उसको आपने लेबल करना है, अच्छी तरीके से बताना है कि लेबलिंग के अंदर कौन सी चीज़ें आपकी कमी है। ठीक है ना? तो आपने सबसे पहले क्या देखना है कि ए के अंदर क्या है। तो ए के अंदर हमने पढ़ा था कि जब भी यहाँ से प्राइमरी स्पर्मेटोजेनेसिस बनता है तो स्पर्मेटोगोनिया मानते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। तो ये क्या करता है? माइटोसिस करता है, माइटोसिस करता है। पहले क्या करता है? ये माइटोसिस करता है। क्यों करता है? कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स 2n नंबर का पाया जाता है और ये भी 2n नंबर का पाया जाता है। तो ये 2n कब रहेगा? जब ये माइटोसिस करेंगे, जाहिर सी बात है। तो ये वाला आंसर जो है इसका फर्स्ट जो है मियोटिक डिवीजन नहीं होगा, बल्कि माइटोटिक डिवीजन होगा। माइटोसिस यानी माइटोसिस करेंगे, तो मियोटिक बोलना ही गलत है, गलत हो गया, ये ऑप्शन ही गलत हो गया। सेकंड माइटोटिक नहीं, ये भी गलत हो गया। डिफरेंशिएशन सवाल ही नहीं होता, होता है लेकिन इस तरीके से नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है यही सही आंसर आ जाएगा आपका, कि माइटोसिस होगा, फिर मियोटिक फर्स्ट होगा, फिर मियोटिक सेकंड होगा। और यहाँ पर डी में जो है हमारे पास ऑप्शन जो दिया है कि 23 बचते हैं यहाँ पर आगे। अगर आप गौर से देखेंगे यहाँ पर 23 रिलीज होते हैं। क्यों रिलीज होते हैं 23? तो ये यहाँ पर जब बचते हैं तो ये n नंबर में बचता है, यहाँ पर भी n नंबर में बचता है, यहाँ पर भी n नंबर में बचता है। तो ये 23 ही पाए जाते हैं। यहाँ 46 होता है और ये भी 46 होता है। ठीक है ना? तो ये ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? दैट इज टीवी पर आपको देखो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पढ़ने की आदत होना चाहिए, और इस तरीके के थ्योरेटिकली और हाइपोथेटिकल क्वेश्चन आने के चांसेस भी बढ़ चुके हैं अब नीट के अंदर, कि आपको इस क्वेश्चन में फंसा दे कि पहले फेज़ में ये हो रहा था मेस्ट्रुअल के, अगले फेज़ में क्या है। जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है इस क्वेश्चन के अंदर? मेनली ये बोल रहा है कि फेजेस बताओ आप, जो कि हमारे पास मेस्ट्रुअल साइकिल में आप एनसीईआरटी में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर पूछ क्या रहा है कि गिविंग द स्टेटमेंट और आंसर द फॉलोइंग, गिविंग द स्टेटमेंट एंड आंसर द फॉलोइंग। तो हमने कहा कि ठीक है, आंसर तो हम दे देंगे, लेकिन प्रेगनेंसी डज नॉट हैपन, प्रेगनेंसी नहीं हो रही अब। तो पी फेज का क्या हमारे पास कंडीशन हो रही होगी ऑफ द मेस्ट्रुअल साइकिल? द क्यू स्टार्ट टू डिजेनरेट, वो यूजुअली अराउंड 22 डेज क्यू वाला फेज, और ये 28 दिन बिना 28 डे साइकिल में 22 पर डिजेनरेशन हो रही है। और डी जो है आर वाला जो क्वेश्चन बोल रहा है, ये ड्रॉप हो जाता है, जिससे लाइनिंग ऑफ यूट्राइन वॉल फॉल हो जाती है। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? तो सबसे पहले इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेस्ट्रुएशन। तो मेस्ट्रुएशन बोलते तो ऑप्शन नंबर एस, यहाँ पर मेनोपॉज वाले कैंसिल हो जाएंगे। और एक यहाँ पर देखो, यहाँ पर और देख लेते हो ऑप्शन कौन थे, मेनोपॉज वाले हैं, मिनार्क वाले हैं। तो मिनार्क वाले कैंसिल हो गए, क्योंकि फ्लो जब होता है ना, यहाँ पर बोला है ना दिस नोन एज, कि जब ये टूटती है एंडोमेट्रियम तो उसको हम क्या बोलते हैं? मेस्ट्रुएशन। तो इसके लेवल को फॉल होना, इसको मेस्ट्रुएशन बोलेंगे। तो एस वाला जो है मेस्ट्रुएशन आएगा सबसे पहले, आप देख लो। तो मेनोपॉज वाले 2 ऑप्शन आपके कैंसिल हो गए, यानी फर्स्ट वाला और थर्ड वाला कैंसिल हो गया। अब सेकंड में आप देख लो, थोड़ा कंफ्यूजिंग करेंगे आपको। यहाँ पर ऑप्शन घुमा दिया इसने, यहाँ पर कॉर्पस ल्यूटियम को यहाँ पर क्या कहा इसने? क्यू वाले स्टेटमेंट में यहाँ पर आप समझो, कॉर्पस ल्यूटियम ने इसको क्या कहा?
Q इज अ स्टार्ट टू G जनरेट। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे क्या कौन सा स्टेटमेंट है जहाँ पर एनसीईआरटी कहती है कि वो डी जनरेट होता है, क्या सेकेंडरी oocyte डी जनरेट होता है? बिल्कुल गलत, ये तो दो पहले से ही गलत थे। यस, कॉर्पस ल्यूटियम डी जनरेट होता है, ये हमने पढ़ा है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर जाता है। सेकेंडरी oocyte डी जनरेट नहीं होता बल्कि कॉर्पस ल्यूटियम डी जनरेट होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या जाएगा? 2 जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ हम बढ़ते हैं। नंबर 22 क्या कहता है कि गिविंग द डायग्राम शोन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सबको पता है भाई ये हमारे पास क्या है? अंदर की लेयर है, दैट इज कॉल्ड एंडोमेट्रियम। यहाँ क्या बोल रहा है कि सिलेक्ट द पार्ट लेबर ABCD वेयर सेमेन रिलीज इनटू द फीमेल बाय द पेन ड्यूरिंग द कॉर्पुलेशन। किस जगह पर फीमेल के जो है कॉर्पुलेशन यानी कि कॉपुलेशन होता है, जिसको इंसेमिनेशन हम बोलते हैं, किस रीजन में होता है? किस रीजन में होता है? दैट इज कॉल्ड इस रीजन में होता है, यहाँ पर नहीं होता भाई। ये तो हमारा अलग पोर्शन है, ये एक हमारा अलग पोर्शन है, ये होता है हमारा बस वजाइना वाला रीजन, तो यहाँ पर जाता है। दैट इज कॉल्ड ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होता है। ठीक है ना। अब हम चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, प्लेसेंटा। अगर हम बात करें तो प्लेसेंटा क्या चीज़ है? प्लेसेंटा के बारे में हम पूछ रहे हैं कि प्लेसेंटा इज फॉर्म फ्रॉम, कैसे बनता है प्लेसेंटा? ऑफ द एम्ब्रायो एंड ऑफ द मदर। मदर का क्या होता है और एम्ब्रायो का क्या होता है? द प्लेसेंटा फ्रॉम द डैश ऑफ द एम्ब्रायो। एम्ब्रायो का क्या लेते हैं और मदर का क्या लेते हैं, देख लीजिए। तो अगर हम देखेंगे गौर से तो हमको बात क्या समझ में आएगी कि प्लेसेंटा जो एम्ब्रायो को लेते हैं उसको हम कोरियन प्लेसेंटा बोलते हैं, पूरा बोलते हैं कोरियन प्लेसेंटा। तो कोरियन मतलब दैट इज कॉल्ड फीटल वाला पार्ट, एम्ब्रायो वाला पार्ट। और मदर का क्या होता है? एंडोमेट्रियम। तो ये वाला आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर 2। हम क्या बोलते हैं? कोरियन। एनसीईआरटी में भी दिया वाला ये कि कोरियन प्लेसेंटा यानी कि फीटल का प्लेसेंटा होता है, मदर का नहीं होता। तो कोरियन जो है ये फीटल का पार्ट हो गया और मदर के लिए एंडोमेट्रियम हो गया। बाकी तो कुछ इसके अंदर सही है, ठीक है ना। एंडोमेट्रियम इसका पार्ट हो गया, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। तो ऑप्शन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? इसके अंदर कह रहा है एनसीईआरटी के क्वेश्चन कह रहा है कि डैश दिस स्टिकी एंड व्हाइट एंड येलोइश फूड सीक्रेट बाय द ब्रीस्ट ड्यूरिंग द सेकंड हाफ ऑफ प्रेगनेंसी फ्रॉम द फ्यू डेज आफ्टर द बर्थ बिफोर ब्रेस्ट मिल्क कम्स इन। बच्चे के मतलब जब बच्चा पैदा होता है तो उसके बाद फ़ौरन दूध नहीं आता, ठीक है ना। उससे पहले एक जो है फ्यू जो है स्टिकी सब्सटेंस आता है, येलोइश कलर का होता है, जिसमें एंटीबायोटिक, अगर हम देखें तो IgA एंटीबॉडी होता है। अगर आप ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज जब पढ़ेंगे एनसीईआरटी के अंदर तो आपको पता चलेगा कि IgA एंटीबॉडी उसके अंदर पाई जाती है जो कि कोलेस्ट्रम कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। ये आपका सिंपल क्वेश्चन है, आपको इसके बारे में पता भी होगा। क्वेश्चन नंबर 25, जो द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर इज मेल। मेल का स्ट्रक्चर है नहीं, पार्ट ही नहीं। देखो यूरेथ्रा है, वास डिफरेंस, एपिडिडाइमिस, इजैकुलेटरी डक्ट। यूरेथ्रा होता है क्या हमारे अंदर? बिल्कुल नहीं होता। इसके अंदर होता है यूरिनोजेनिटल डक्ट, यूरिनोजेनिटल डक्ट या ग्लैंड, ठीक है ना। और इसको यूरिनोजेनिटल डक्ट अगर हम बोल रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड, इसके अंदर यूरेथ्रल मियाटस हम इसको बोलते हैं कि इसके यूरेथ्रा जो है मेल के अंदर जो होता है ये एक ही होता है, जिसके अंदर सीमन भी पास होता है और ये भी पास होता है। फीमेल के अंदर अलग होता है। फीमेल के अंदर उसका ट्रैक्ट यानी कि हार्मोन रिलीजिंग का ट्रैक्ट अलग होता है, यानी कि उसके अंदर 2 चीज़ होती है, गैमेट रिलीजिंग के लिए अलग चीज़ होती है और बाकी जो है चीज़ों के लिए अलग चीज़, अलग ट्रैक्ट होता है। लेकिन मेल में यूरेथ्रा नहीं होता, बल्कि क्या होता है? यूरेथ्रल मियाटस पाया जाता है, ठीक है ना। तो अब अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं 20 नंबर 6 क्वेश्चन ये है कि स्टडी द स्टेटमेंट गिवन बिलो द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। विग्रस कॉन्ट्रैक्शन किस में होता है? विग्रस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्स एंड एंड ऑफ द वाई कॉजेज द एक्सप्लोजन ऑफ फिटस। किसके अंदर जो है विग्रस कॉन्ट्रैक्शन होता है? प्लेसेंटा में होता है, यूटरस में होता है और किसके अंदर होता है बताओ? तो ये वजाइना के अंदर तो नहीं होता, एम्ब्रायो के अंदर तो नहीं होता। तो वजाइना में तो होता नहीं, तो ये कैंसिल कर दो। एम्ब्रायो में भी नहीं होता, ये भी कैंसिल कर दो। यूटरस और प्लेसेंटा में कैंसिल हो जाएगा। तो अब यूटरस में अंदर क्या करना है, आपको टिक करके चलना है, क्योंकि प्लेसेंटा तो एक पार्ट है ना, क्योंकि ये हमारे पास क्या करता है? मटेरियल को प्रोवाइड करने का काम करता है। ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, ऑप्शन नंबर 2 ही होगा। यूटरस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है, वो भी विग्रस,
और ये जो है एक्सप्लेशन ऑफ फीटस जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, प्रेगनेंसी। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 जो है फर्टिलाइजेशन के अकॉर्डिंग है। फर्टिलाइजेशन कब होता है? फर्टिलाइजेशन कब होता है? जब स्पर्म और वोम कहाँ मिलते हैं, आके एम्पुलरी रीजन पर मिलता है, और इस वाले ट्रांसपोर्ट को साइमल्टेनियसली होना बहुत ज़रूरी, जैसे कि एनसीईआरटी ने लिखा है साइमल्टेनियस होना बहुत ज़रूरी है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 के ऊपर हम जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 28 ये कहता है कि द गिवन फिगर शो द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखो हमने डायग्राम भी आपको बताई थी अच्छी तरीके से कैसे याद करने की ट्रिक है। तो द फॉलोइंग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ABCD आइडेंटिफाई द whose removal will cause a lack of lubrication of coitus। आपको बताना है कि कौन सा ऐसा रीजन है जो कि रिमूव करने से लुब्रिकेशन हमारा चला जाए। अब लुब्रिकेशन कौन करता था, थोड़ा सोचो। तो लुब्रिकेशन करता था बल्बो यूरेथर करता था, ठीक है ना। अब दो मेरे पास पेयर में थे, ये बात आप याद रखिए कि दो मेरे पास पेयर में थे, एक सेमिनल वेसाइकल और दूसरा बल्बो यूरेथर। और प्रोस्टेट जो था ना ये मेरे पास कैसा था, दैट इज कॉल्ड सिंगल था। तो पेयर में कौन दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है डी वाला ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर डी जो है पेयर का है, जो कि बल्बो यूरेथरल का एग्जांपल है। ऑप्शन नंबर 4 जो है चल जाएगा 28 के ऊपर। अब उसके बाद हम देखते हैं जल्दी क्योंकि हमारे पास टाइम भी अच्छा खासा हो चुका है। तो 20 नंबर 9 क्वेश्चन के अंदर हम पढ़ते हैं कि विच गिवन बिलो इज अ डायग्रामेटिकली स्केच ऑफ द पोर्शन ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सिलेक्ट द करेक्ट सेट ऑफ द नेम्स ऑफ पार्ट मार्क ABCD। कौन सा ऐसा मार्क है जो कि आपको सही दिखता है, ए वाला क्या है, बी वाला क्या है, सी वाला क्या है, डी वाला क्या है, ठीक है ना। तो डी वाला बल्बो यूरेथरली होना चाहिए, प्रोस्टेट तो नहीं होना चाहिए, अभी हमने ऊपर पढ़ा, ठीक है ना। और ए वाला यूरेटरी होना चाहिए, तो ये यूरेटरी आ रहा है ऊपर से, तो ए वाला यूरेटर है। वास्ट डिफरेंस वाले ऑप्शन कैंसिल कर दो, वास्ट डिफरेंस थोड़ी होना है फिर टाइम में, वास्ट डिफरेंस यूरेटर है कि नहीं है, सो यूरेटर है, यस और नो के अंदर जवाब दीजिए, यूरेटर है कि नहीं। हाँ ये यूरेटर क्या है, यूरेटर। तो अगर हम देख रहे हैं 29 नंबर का क्वेश्चन है तो ये यूरेटर नहीं है, यहाँ पर हम कंफ्यूज हो सकते हैं, ये यूरेटर नहीं है। ये क्या नहीं है, फिर ये क्या है, वास्ट डिफरेंस, क्योंकि आ कहाँ से रहा है ये आपको समझना है। यहाँ हम कंफ्यूज हो जाते कि यूरेटर है कि यूरेटर है कि नहीं, यूरेटर नहीं है, यूरेटर एक अलग चीज़ है, किडनी के ऊपर होता है। यहाँ पर आपको यूरेटर के लेकर कंफ्यूज नहीं होना है, बल्कि आपको यहाँ पर ये सोचना है कि एपिडिडाइमिस वास्ट डिफरेंस सीक्वेंस। अगर यहाँ पे रेटिडिसिस आपको याद रखना है, ये टेस्टिस वासा इफरेंस या एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस के बाद यहाँ से जो निकल रहा है ना ये लाइन जा रही है जो इजैकुलेटरी डक्ट के अंदर खुलती है, ये वास्ट डिफरेंस है। क्या है ये, वास्ट डिफरेंस है। अगर ये वास्ट डिफरेंस है तो ये ऑप्शन नंबर 1 और 2 तो होगा नहीं, 1 और 2 होगा क्या, नहीं, ये ऑप्शन नंबर 3 और 4 होंगे। अब उसके अलावा ऑप्शन नंबर बी जो है, बी वाला पोर्शन, ये सेमिनल वेसाइकल, ये तो सही है। सी और डी में आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि डी वाला बल्बो यूरेथरल है या प्रोस्टेट है, डी वाला बल्बो यूरेथरल है या प्रोस्टेट है। तो आपको यहाँ पर मैंने पहले ऊपर में बताया कि ये वाला जो साइन है ना, ये वाला साइन, ये वाला, ये जो 2 दिख रहे हैं आपको नुक्ते टाइप, ये आपका डी ऊपर में भी पूछा गया था, तो ये बल्बो यूरेथरल है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा और ये आपका सही आंसर है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, विच इज गिवन बिलो ऑफ द डायग्राम सेक्शनली व्यू ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूबुल। आपने एनसीईआरटी का डायग्राम पढ़ा तो आपको ये मिलेगा। देयर इज अ पार्ट मार्क्ड ABCD, सिलेक्ट द ऑप्शन शोज द करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। कौन सा ऐसा इसमें लेबलिंग है जिसका फंक्शन भी सेम है और चीज़ें भी इसकी तकरीबन क्या है, सेम है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि क्वेश्चन नंबर 30 ये रहा, तो इसके अंदर कौन सा पोर्शन है जिसकी फंक्शन और सारी चीज़ें क्या है, सही है, क्या है, सारी चीज़ें सही है। तो अगर आप ऑप्शन नंबर बी को देखेंगे तो स्पर्मेटोगोनियम आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो स्पर्मेटोगोनियम देखने के लिए मिलेगा, आपको क्या देखने को मिलेगा, स्पर्मेटोगोनियम। देखिए यहाँ पर क्या था, स्पर्मेटोगोनियम था, इस तरीके से यहाँ पर है, ये एकदम है, इसके ऊपर कोई हेयर लाइक स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा आपको, तो ये वाला स्ट्रक्चर स्पर्मेटोगोनियम ही होगा। तो बी वाला स्ट्रक्चर आप देख लीजिए सबसे पहले, स्पर्मेटोगोनियम है क्या, स्पर्मेटोगोनियम, बी वाला, बी वाला। तो बी वाला ऑप्शन क्या आ रहा है, स्पर्मेटोगोनियम आ रहा है, बिल्कुल सही है। ए स्पर्मेटोजोआ होगा क्या, तो अगर हम वो भी देख लेते आइए, ए स्पर्मेटोजोआ होगा क्या, नहीं नहीं, ए स्पर्मेटोजोआ नहीं होगा क्योंकि ये लाइनिंग के ऊपर आए वाला है, तो ये वाला तो नहीं है। तो बी वाला स्पर्मेटोगोनियम आ रहा है, ठीक है। सी वाला इंटरस्टेशियल सेल जो कि प्रेजेंस हो रहे हैं, सी वाला क्या इंटरस्टेशियल सेल है, नहीं, ये तो मेरे पास रिलीज हो गया सर्टोली सेल में से, या फिर सर्टोली तरह की तरफ आ रहा है, तो ये वो मेरे पास वैसा नहीं होगा।
डी सर्टोली सेल जो कि लो टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस होता है। सारी चीज़ें सही है, लेकिन ये सर्टोली सेल का पोर्शन ज़रूर है, लेकिन फंक्शन इसका गलत है। टर्शियरी सेल है जो कि मेरे पास ट्रांसपोर्ट द स्पर्म टेस्टिस आउटसाइड द यूरिनरी, ये फंक्शन इसका गलत है। ये फंक्शन के हिसाब से भी सही है और सारी चीज़ों के हिसाब से भी सही है। ऑप्शन नंबर 2 चले जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 अगर हम देखें तो गौर से देखेंगे जल्दी जल्दी कि 31 के अंदर पूछा द फॉलोइंग सेक्शनल व्यू बिलो द मैच एंड इट्स फंक्शन, यानी पूछा गया कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से मैच कर रहा है, उसको आपने बताना है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 31 ही है ना, हाँ 31 ही। अब 31 के हिसाब से आपको बताना है कि ये स्ट्रक्चर किसका है। सबसे पहले तो ये स्ट्रक्चर किसका है इतना बड़ा, यहाँ पर पूछा गया है ये स्ट्रक्चर किसका है, तो ये स्ट्रक्चर है सेमिनिफेरस ट्यूबुल का, ये तो हम लोग बताया, ठीक है ना। तो ये वाला ऑप्शन तो कैंसिल हो गया, ये वाला भी कैंसिल हो गया, ठीक है ना। और ये सेमिनिफेरस ट्यूबुल के अंदर क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म होता है, हमने पढ़ा है। और ये ऑर्गन का नाम क्या है, टेस्टिस है। यहाँ टेस्टिस कर दिया है, पर टी होना चाहिए, तो टेस्टिस ऑप्शन नंबर 2 ऑप्शन आ जाएगा, बिल्कुल सही आपका। 31 का 2 आ गया आपका, ठीक है। अब इसके अलावा आते हैं 33 पर, 32 पर 32 पर आते हैं। तो 32 के अंदर क्या पूछा है आपको कि विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स आर, क्या बोला है, रिलीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो हमने अभी पीछे पढ़ा है कि HGC, HCG, HPL, ठीक है ना, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन, ये सब हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है। क्या गलत था, आसान था, बहुत सिंपल था। अब हम चलते हैं 33 वाले क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर पूछा क्या गया है कि द figure given below shows the various event during the menstrual cycle structure A B C D, which of the following option shows the correct labeling। करेक्ट लेबलिंग कौन करता है बताइए। तो A B C D और E के अंदर कौन सा ऑप्शन है बिल्कुल सही मैच हो रहा है। तो A क्या LH हो रहा है, बिल्कुल सही है। अरे आप देखो ना कि LH के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि LH ऊपर जाता है 13वें डे पर और FSH भी जाता है 13वें डे पर, यानी कि वो 14वां डे होता है जब ओव्यूलेशन और हमारा अकर होता है, ठीक है ना। लेकिन ये पीक पर होते हैं दोनों, तो क्या LH पीक पर है, बिल्कुल सही है। तो ये FSH होगा क्या, नहीं। एस्ट्रोजन होगा क्या, नहीं। प्रोजेस्टेरॉन होगा क्या, नहीं। दैट इज टू बी कॉल्ड ऑप्शन नंबर 1 ही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा वही क्या 13वां डे, यहाँ पर बी जो ऑप्शन है, यहाँ पर मेरे पास क्या हो रहा है एक्चुअली में, जब ये रप्चर होता है ना तो इस प्रोसेस को हम ओव्यूलेशन कहते हैं। तो ओव्यूलेशन यहाँ हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। यहाँ पर इम्प्लांटेशन हो रहा है, बिल्कुल गलत। तो ये ऑप्शन नंबर 1 ही इसका आंसर हमको दिख रहा है, क्योंकि पहला ही ऑप्शन मैच कर गया था, इसका ज़्यादा सोचने की ज़रूरत थी। 34 के अंदर अगर हम जाएंगे तो 34 के अंदर क्या है, 34 के अंदर और सेक्शनल व्यू नहीं, यहाँ पर एसर्शन रीजन पूछ रहा है। ऑल द कॉपुलेशन नॉट लीड टू फर्टिलाइजेशन, बिल्कुल सही। ये सारे के सारे कॉपुलेशन फर्टिलाइजेशन को कराते हैं, नहीं। रीजन, फर्टिलाइजेशन कैन ओनली इफ द ओवन एंड स्पर्म आर ट्रांसपोर्ट साइमल्टेनियसली टू द इम्पोलरी स्टमक जंक्शन, बिल्कुल सही। एक्सप्लेनेशन भी सही है इसका, एक्सप्लेनेशन भी सही है और रीज़न भी इसका सही है। तो हम इसका ऑप्शन देखेंगे ऊपर में, एक्सप्लेनेशन और रीज़न दोनों सही है। और इसमें आपको थोड़ा सा काम करना है। काम ये करना है कि जब भी ऐसा आपको असर्शन रीज़न पूछा गया, आपको यहाँ पर असर्शन पढ़ने के बाद बिकॉज लगा देना है। बिकॉज लगा के फिर अपने रीज़न पढ़ना है। जब आप बिकॉज लगा के रीज़न पढ़ेंगे तब आपको असर्शन का रीज़न अगर सही लग रहा है तब फर्स्ट ऑप्शन लगाएंगे, अगर थोड़ा बहुत कम लग रहा है तो आप सेकंड ऑप्शन लगाएंगे। तो यहाँ पर तो बिल्कुल सही है, यहाँ पर जब बिल्कुल सही है तो ऑप्शन नंबर 1 ही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब 35 क्वेश्चन नंबर है, इसके बाद 36 लास्ट क्वेश्चन। ओव्यूलेशन जनरली अकर ड्यूरिंग द मिड ऑफ साइकिल। ओव्यूलेशन जब होता है ड्यूरिंग द फर्स्ट जो है साइकिल के अंदर, मिड ऑफ साइकिल ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, बिल्कुल ये मिड ऑफ साइकिल के मिड में होता है। जैसे कि अगर 28 डेज है तो उसका आपने मिड कर देना है। मिड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 14वां डे आ जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन आपका, ये वाला क्वेश्चन असर्शन बिल्कुल सही। क्या मेरे पास LH मिड ऑफ द इसके अंदर ही पाया जाता है, बिल्कुल सही। इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है ये क्या रहा है कि LH सर्जाए मिड ऑफ साइकिल ही होते हैं, क्योंकि ओव्यूलेशन के अंदर LH और FSH दोनों का लेवल हाई जाता है, तो इसका भी लेवल ऊपर जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 लास्ट क्वेश्चन है कि फॉलिकुलर फेस ऑल्सो रिफर्ड एज अ प्लोरिफिकेशन, बिल्कुल सही। इसके अंदर प्लोरिफिकेशन होता है एंडोमेट्रियम का और यही फॉलिकुलर फेज होता है फॉलिकुल के डेवलप करने का, तो ये भी बिल्कुल सही है। रीजन, ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज द एंडोमेट्रियम, जैसे मैंने कहा, और यूटेरस रीजनरेट होते हैं थ्रू द प्लोरिफिकेशन। तो ये बिल्कुल इसके असर्शन को, रीजन को क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है।
ऑप्शन नंबर फर्स्ट सेकंड सही आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। तो होप सो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस का सेशन आपको अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा तो आप जो है इसको आगे शेयर कीजिए, और अगले इसमें हम एनसीईआरटी की बचे हुए रिमेनिंग वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।